आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 में देखेंगे अध्याय 4, जो बंद करता है साधारण अपवाद के विषय में। 76 से 106 तक की धाराएं देखिए। धारा 76, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। दृष्टांत क, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक क भीड़ पर गोली चलाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। ख, न्यायालय का ऑफिसर क म को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यह म है, यह को गिरफ्तार कर लेता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। धारा 77, न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। तो कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। धारा 78, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब तक जब तक कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। धारा 79, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने पर विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसके करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। दृष्टांत क, यह को ऐसा कार्य करते देखता है जो क को हत्या प्रतीत होता है। क सद्भावपूर्वक कार्य में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिगृहित करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। धारा 80, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से या और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। दृष्टांत, कुल्हाड़ी से काम कर रहा कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछट जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि क की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। धारा 81, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई है। स्पष्टीकरण, ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। दृष्टांत क जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है, अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 व्यक्तियों से भरी नाव ख को
अनिवार्यतः टकरा कर डुबो देगा, और कि अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 व्यक्ति वाली नाव ग को डुबाने की जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको वह संभवतः बचाकर निकल जाए। यहाँ यदि क नाव ग को डुबाने के आशय के बिना ख के यात्रियों के संकट का परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, तो यद्यपि वह नाव ग को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो देता है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे परिवर्जित करने का उसका आशय था, ऐसा था जिससे नाव ग डूबने की जोखिम उठाना माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। उदाहरण ख क एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गृहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावना पूर्वक करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अफहानी इस प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि क का कार्य माफी योग्य है, तो क उस अपराध का दोषी नहीं है। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य तो कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 83 7 वर्ष से ऊपर परंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य तो कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर या 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब तक जब तक कि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसके अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, उन दशाओं में जहां की कोई कार्य किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई है उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो तो कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विविक्षित सम्मति दी हो कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि को जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है। दृष्टांत क और या अमुदार्थ आपस में पटेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसी पटेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न हो हुई कारित हो उठाने की हर एक को सम्मति विविक्षित है और यदि क यथा नियम पटेबाजी करते हुए यह को उपहति कारित कर देता है तो क कोई अपराध नहीं करता है। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है तो कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह सद्भावपूर्वक की जाए और
जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि को जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विविक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है। दृष्टांत का एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शस्त्र क्रम से यह को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किंतु यह की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के लिए आशय से यह की सम्मति से यह पर वह शस्त्र क्रम करता है, का कोई अपराध नहीं करता है। धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण भार साधक किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा या की अभिव्यक्ति या विविक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। परंतु पहला, इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा, इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो। चौथा, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। दृष्टांत का सद्भाव पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शस्त्र कर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। क का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। धारा 90 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता के किसी धारा से आशयित है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, अथवा उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दे दी हो या चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो। शिशु की सम्मति जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दे दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का है। धारा 91 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना ही स्वतः अपराध है। धारा 87, 88, 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो। दृष्टांत, गर्भपात कराना जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन के सद्भाव पूर्वक कारित न किया गया हो, किसी अपहानि के बिना भी जो उससे स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो स्वतः अपराध है, इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती है। धारा 92 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। तो कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए अपराध नहीं है, यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे और वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक हो दूसरा व्यक्ति
न हो जिससे ऐसे कार्य पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह फायदे के साथ की जा सके। परंतु पहला, इस अपवाद का विस्तार सहसा मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के किसी रोग अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करने या उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। चौथा, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। दृष्टांत, क यह अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। क एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि यह के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है। क यह की मृत्यु करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भाव पूर्वक यह के फायदे के लिए यह के स्वयं के किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्य क्रिया करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। यह को एक बाघ उठाकर ले जाता है यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर जाए, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के लिए आशय से क बाघ पर गोली चलाता है। क की गोली से यह को मृत्यु कारक घाव हो जाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। क एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभाव्य है। यदि शस्त्रक्रम तुरंत न किया जाए तो इतना समय नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। क सद्भावपूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए शिशु के अन्यथा अनुनय करने पर भी शस्त्रक्रम करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। अगला उदाहरण, एक शिशु यह के साथ क एक जलते हुए गृह के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं। क उस शिशु को यह जानते हुए संभाव्य है कि गिरने पर वह शिशु मर जाएगा, किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से गृह छत से पर से नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से वह शिशु मर भी जाता तो भी क ने कोई अपराध नहीं किया है। स्पष्टीकरण, केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है जो धारा 88, 89 और 92 के भीतर आता है। धारा 93, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति की हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। दृष्टांत, क एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। धारा 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई है कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। स्पष्टीकरण, एक, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर कि वह इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है। स्पष्टीकरण 2, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिना अपराध है विवश किया गया व्यक्ति उदाहरणतः एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। धारा 95, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। तो कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है
या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह अपनी इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत न करेगा। अब इसी क्रम में देखते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। तो कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती हैं। धारा 97 शरीर तथा प्राइवेट संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह पहला मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। दूसरा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मत्तता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वही अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। दृष्टांत, यह पागलपन के असर में क को जान से मारने का प्रयत्न करता है। क किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो य के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता। दूसरा दृष्टांत, क रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। यह सद्भावना पूर्वक य को गृह भेदक समझकर य पर आक्रमण करता है। यहाँ यह इस भ्रम के अधीन य पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, किंतु य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब यह उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। 99 धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, तो सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए कोई लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार किसी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार अपनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। स्पष्टीकरण 1, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवा द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता है जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। स्पष्टीकरण 2, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश देने से कार्य कर रहा है, जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अपराध के प्रयोग का अवसर आता है एतस्मिन् पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात पहला,
ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। धारा 101, जब कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है, यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छया कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है। धारा 102, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध न किया गया हो, और वह कब तक बना रहता है, जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। धारा 103, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिन् पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात पहला लूट, दूसरा रात्रव गृह भेदन, तीसरा अग्नि द्वारा रिष्टि जो किसी ऐसे निर्माण तंबू या जलयान से की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चौथा, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा। धारा 104, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है। धारा 106, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जबकि संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता भी प्राप्त कर लेने तक, या संपत्ति प्रत्युत्थित हो जाने तक बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध कब तक बना रहता है, जब तक कि अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल व्यक्ति का अवरोध का भय बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध कब तक बना रहता है, जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रव गृह भेदन के विरुद्ध कब तक बना रहता है, जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता है। धारा 106, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। तो जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि वह निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से न कर सकता हो, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने का है।
दृष्टांत क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप में नहीं कर सकता है और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं की अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने के लिए उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो क कोई अपराध नहीं करता है। तो इस प्रकार हमने देखा अध्याय 4। धन्यवाद।